अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री इजी है। आज मैं आपके लिए क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 यानी कि बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, यानी कि मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स, इनके सोर्सेज, इनकी एग्जांपल्स और इनके फर्दर ये यूज कहां पे होते हैं, डिटेल के अंदर हमने डिस्कशन की कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, किसी कॉन्सेप्ट में कोई मसला है, कोई टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करें। ईमेल भी मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। एनीवेज स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर बायोकेमिस्ट्री 02 और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स। आपके सामने मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, वो इस वजह से लिखे हैं कि लेक्चर नंबर 1 बहुत लंबा हो गया था, ऑलमोस्ट 27 मिनट्स की वो वीडियो बनी थी, तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपके सामने पॉइंट्स लिख दिए हैं। प्रोटीन्स का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस का पता होना लाजमी है। हम प्रोटीन्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में। देखिए, एक ह्यूमन की ग्रोथ के लिए प्रोटीन का होना इंतहाई जरूरी है। ह्यूमन की ग्रोथ मतलब क्या है कि आपकी जो नेल्स है, नेल्स की जो ग्रोथ है, इसके लिए प्रोटीन्स का होना मस्ट है। स्किन जो है, एक एक्टिव और एक हेल्थी स्किन के लिए प्रोटीन का होना मस्ट है। आपके हेयर ग्रोथ के लिए, जिन लोगों का हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, उसकी एक रीजन ये भी होती है कि उनके अंदर प्रोटीन्स की कमी है। ठीक है, आपके हेयर की ग्रोथ के लिए प्रोटीन का होना लाजमी है। आपके मसल्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन का होना लाजमी है। आप देखेंगे जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम्स के अंदर जाते हैं, वो अपने वर्कआउट के बाद प्रोटीन्स का यूज करते हैं, प्रोटीन शेक बना के वो पीते हैं। अब वो प्रोटीन्स क्यों यूज करते हैं? अपने मसल ग्रोथ के लिए, अपना मसल साइज इंक्रीज करने के लिए। तो उनको पता है कि जब हम प्रोटीन कंज्यूम नहीं करेंगे, हमारी बॉडी को प्रोटीन अगर थोड़ी अमाउंट में मिलेगी, तो हमारे मसल कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकेंगे, मसल साइज उतना का उतना ही रहेगा, मसल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो प्रोटीन ह्यूमन ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब प्रोटीन होता क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। प्रोटीन इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड माने तो नाइट्रोजन से बना हुआ कंपाउंड। ठीक है, यानी कि एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है, मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन, एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है जो किससे मिलकर बनता है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। सेकंड पॉइंट है कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। यानी कि अगर आपसे पेपर के अंदर वो क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटीन के अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो आपने बताना है कि प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है? पॉलीमर्स का मतलब होता है कि छोटी छोटी चीजें जब कंबाइन होकर एक बड़ी चीज बनाती है, तो जो बड़ी चीज है वो पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? उन छोटी छोटी चीजों का। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? ईंटें चाहिए। एक ईंट आप रखेंगे, उसके साथ दूसरी ईंट रखेंगे, फिर ईंट रखते 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 आपकी एक बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। तो वो जो ब्रिक्स क्या है, वो ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो। ठीक है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो एक जो बिल्डिंग तैयार हुई है, वो बिल्डिंग क्या है? वो पॉलीमर है। किसकी पॉलीमर है? उन ब्रिक्स की पॉलीमर है। तो पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या है? वो पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, कंबाइन होके वो क्या बनाएंगे? एक प्रोटीन बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। अभी हमने बात की कि अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होके, कंबाइन होके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक्ड कैसे होंगे? ठीक है, कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा ना। तो वो जो लिंक्ड होते हैं, उस लिंक्ड को, उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, अब ये पेप्टाइड लिंकेज होती क्या है, थोड़ा सा आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये पॉइंट नोट करें, अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। अब प्रोटीन हैज मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स। एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर, एक प्रोटीन के कंपाउंड के अंदर 10,000 से भी ज्यादा अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको कितनी ईंटें चाहिए होती है? ठीक है, 800, 900, 1000, 2000, इसी तरह है ना, बहुत लार्ज अमाउंट में आपको ईंटें चाहिए, तब एक बिल्डिंग तैयार होगी। इसी तरह लार्ज अमाउंट में
10,000 से भी ज्यादा अमाउंट में आपको अमाइनो एसिड चाहिए एक प्रोटीन बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यील्ड अमाइनो एसिड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब मतलब कि प्रोटीन यील्ड्स अमाइनो एसिड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, इसका क्या मतलब है? प्रोटीन्स की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस क्या होता है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, प्रोटीन्स को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करें तो जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी, जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी तो वो क्या बनाएगा? अमाइनो एसिड। जाहिर बात है प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, तो जब प्रोटीन्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे उसकी, तो अमाइनो एसिड्स हमें प्रोवाइड होंगे, हमें वो देगा अमाइनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड ही प्रेजेंट है। तो प्रोटीन यील्ड्स अमाइनो एसिड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, जब हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 50% ड्राई वेट ऑफ सेल इज मेड ऑफ प्रोटीन। एक जो सेल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, अगर हम उसका ड्राई वेट करें तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 50% जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट है। मैंने आपको पहली बात की कि ह्यूमन ग्रोथ के लिए प्रोटीन का होना लाजमी है, तो एक सेल के अंदर भी 50% प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमने बात की यार कि अमाइनो एसिड्स ना एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन को बनाते हैं। अब बात यह है कि अमाइनो एसिड्स होते हैं क्या, उसको भी समझने की जरूरत है। तो मैं यहां पर दूसरी हेडिंग देता हूं अमाइनो एसिड्स की, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अपने पास नोट करें, अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। नाम से ही पता चल रहा है कि अमाइनो मतलब कि एक अमाइनो ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, एसिड यानी कि एक कार्बोक्सिल का ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना COOH जिसको हम नाम देते हैं, तो एक एसिड का ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। अब ये होता क्या है, इसका जो जनरल फार्मूला है वो आपसे कह सकता है कि आप अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला लिखें, वो क्या है? देखिए अमाइनो का ग्रुप कैसे प्रेजेंट होता है, एक कार्बन है, कार्बन के साथ एक अमाइनो का ग्रुप प्रेजेंट है। अमाइनो क्या होता है? NH2 का ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये कौन सा ग्रुप है? अमाइनो ग्रुप। दूसरा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो क्या होता है? COOH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही है अमाइनो एसिड, इसका जनरल फार्मूला। कार्बन की वैलेंसी आप पूरी करें, एक यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, 3 बॉन्ड बना लिए इस कार्बन ने, तो एक यहां पर R ग्रुप होता है। अब R डिफरेंट तरह की चेन हो सकती है, 1 कार्बन वाली, 2 कार्बन वाली, 4 कार्बन वाली, 8 कार्बन वाली, 10 कार्बन वाली। जितने कार्बन की चेन होगी उस हिसाब से हम इस अमाइनो एसिड को नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल स्ट्रक्चर है किसका? अमाइनो एसिड का। अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। बात यहां पर क्लियर है। अब अमाइनो एसिड्स कितने तरह के हो सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अमाइनो एसिड्स जो हैं, अमाइनो एसिड्स 2 तरह के हो सकते हैं। एक है एसेंशियल अमाइनो एसिड और दूसरा है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। टोटल जो टाइप्स हैं अमाइनो एसिड के, अगर वो पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर, तो आपने कहना है टोटल जो है वो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब उन 20 भी फिर आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। उन 20 में से 10 जो हैं, 10 अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? एसेंशियल हैं, और 10 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो क्या हैं? नॉन एसेंशियल है। अब इसका मतलब क्या है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल? नॉन एसेंशियल यानी कि गैर जरूरी। हमारी बॉडी खुद ब खुद उन अमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस करती है, ये हमें बाहर से डाइट के जरिए लेने नहीं पड़ते। बात समझ आई? नॉन एसेंशियल है, हमें ये डाइट के थ्रू कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी इन अमाइनो एसिड्स को, ये जो 10 हैं, इनको खुद ब खुद प्रोड्यूस करेगी। एसेंशियल की बात करें, ये जरूरी है। हमारी बॉडी ये वाले जो 10 अमाइनो एसिड्स हैं, एसेंशियल 10 अमाइनो एसिड्स जो हैं, वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, हमें ये डाइट के जरिए कंज्यूम करते हैं। अगर हम इनको अपनी डाइट के जरिए कंज्यूम नहीं करेंगे तो अगेन हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स की डेफिशिएंसी होगी तो मतलब प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, अब
जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप में से अगर कोई बंदा देख रहा है बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, जिम वाला, तो उनको पता होगा कि ड्यूरिंग वर्कआउट जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो BCAAs का यूज करते हैं, BCAA, ठीक है। वो उसका मतलब क्या है, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। वो क्या है, वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। वो ड्यूरिंग वर्कआउट BCAAs का इस वजह से यूज कर रहे होते हैं कि ड्यूरिंग वर्कआउट, जब सपोज करें वो अपने बाइसेप का वर्कआउट कर रहा है, जब वो इस तरह डंबल ऊपर की तरफ लेके आएगा तो उसका ये मसल यहां पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ब्रेक हो रहा है, तो उसको एसेंशियल अमाइनो एसिड की जरूरत है। वो जब साथ साथ BCAAs का यूज करते हैं, जब वो एसेंशियल अमाइनो एसिड कंज्यूम करेगी उसकी बॉडी, जो उसका जो मसल है उसकी ग्रोथ, वो जो अमाइनो एसिड है वो सीधे उसके मसल के अंदर जाएगा, तो उसके अंदर वो उसके मसल को हेल्प करेगा, उसके मसल को वो स्ट्रेंथन करेगा, उसके मसल की वहां पे ग्रोथ होगी, ठीक है। तो BCAAs क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है, जिसके अंदर ल्यूसीन आ सकता है। एग्जांपल के अंदर आप लिख सकते हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, जिसके अंदर वैलिन है, ठीक है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की। अब तक तो बात बिल्कुल क्लियर है। अब अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अब अमाइनो एसिड किस तरह से लिंक करेंगे, इस चीज को हम समझ लेते हैं। अमाइनो एसिड होता क्या है, ये वाला अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। इसी तरह एक और अमाइनो एसिड यहां पे आप ड्रॉ करें, इस चीज के बारे में आपने परेशानी होने की, मैंने NH2 ही लिखा है, NH2 अब यहां पे मैंने इधर लिख दिया, यही कंपाउंड मैं उधर ड्रॉ करूंगा। अरेंजमेंट आप जिस तरह से मर्जी लिखिए, ठीक है। हाइड्रोजन और नीचे आ गया R का ग्रुप, ठीक है। अब देखें OH यहां से और H यहां से, पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ वाटर मतलब कि वाटर को हमने रिमूव कर देना है। OH यहां से, H यहां से, H2O का ग्रुप बाहर चला गया, ये नाइट्रोजन लिंक हो गया इस कार्बन के साथ, ठीक है। ये नीचे से मैं इसको यहां से हटाता हूं। अब इसके रिजल्ट में जो कंपाउंड आएगा वो मैं आपके सामने लिखता हूं, RNH2, ठीक है। ये कार्बन है तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह से, COOH इस तरह से होता है, ठीक है, COOH, ठीक है। ये क्या है, कार्बोक्सिल का ग्रुप है, तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया, C डबल बॉन्ड O, देन नाइट्रोजन, COOH, ठीक है। तो ये जो लिंकेज है, ये कौन सी लिंकेज है, ये पेप्टाइड लिंकेज है। पेप्टाइड लिंकेज कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान होगी विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। इस तरह से अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं। अब यहां पर इसी के साथ एक और अमाइनो एसिड आ जाएगा, ठीक है। अगेन इसी के साथ जब एक और अमाइनो एसिड आ जाएगा तो उसमें से हाइड्रोजन और इसका OH, वो दोनों, वो फिर वाटर रिमूव हो जाएगा, फिर उसके साथ एक और अमाइनो एसिड आ जाएगा, उसमें से भी वाटर रिमूव होगा, वो भी लिंक हो जाएगा। तो ये इस तरह करते करते पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते चले जाएंगे तो एट द एंड हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लिपिड्स का, यानी कि फैट्स का, ठीक है। अब लिपिड्स क्या होते हैं, जिस तरह अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, उस तरह फैटी एसिड्स मिलके लिपिड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, सेम इसी तरह लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। यहां तक बात क्लियर है। एक आपने ये इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। दूसरा, ट्राइग्लिसराइड का जनरल स्ट्रक्चर बना हुआ है आपकी बुक के ऊपर, आपने वो तैयार कर लेना है। दो चीजें तैयार होंगी। इसके बाद आपने ऑयल और घी का डिफरेंस मालूम करना है, ठीक है। ऑयल और फैट्स या ऑयल और घी, आपको पेपर में दे सकता है ऑयल और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड गैस, या कह सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट, ठीक है। डिफरेंस क्या है, दोनों सेम चीजें हैं, कोई इतना फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही फर्क है। ऑयल और घी आप नॉर्मल अपने घरों में यूज करते हैं, ऑयल और घी। अब ये होते क्या है, ऑयल क्या है, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड है। ऑयल को कभी आप देखा है कि वो सॉलिड स्टेट में हो, वो लिक्विड स्टेट में होता है। इसी तरह घी जो है, वो घी रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या है, वो सॉलिड होता है। आप घी को टच करेंगे ना तो वो सख्त होता है, ऑयली फॉर्म में घी नहीं होता। तो घी रूम टेम्परेचर में सॉलिड है, ऑयल रूम टेम्परेचर में क्या है, लिक्विड है। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा इसके अंदर डिफरेंस है कि ऑयल्स जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, लेकिन कौन से ट्राइग्लिसराइड्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो मिलके बनते हैं। घी जो है वो भी ट्राइग्लिसराइड है, लेकिन ये सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलके बनता है। अब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड ये होते क्या है,
अब देखें जो लोग घी का यूज करते हैं, हमेशा जब आप डॉक्टर्स के पास जाएं, किसी आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, तो आपको घी से मना करेगा। वो घी इस वजह से मना करेगा कि उसके अंदर सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट है, सैचुरेटेड फैटी एसिड से वो मिलके बनता है। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है कि वो अंदर जाके ना, जिस तरह घी रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या है, सॉलिड है, तो आपके बॉडी के अंदर जाके वो सॉलिड स्टेट में हो जाता है। ठीक है, वो मतलब जब घी गर्म होता है, अब उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो वो ऑयली हो जाएगा। जब आप उसको कंज्यूम करेंगे तो दोबारा से वो आपकी बॉडी में जाके जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सख्त होना शुरू हो जाएगा। तो जब वो सख्त होगा तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी हार्ट आर्टरीज का ब्लॉक होने का खतरा हो जाता है। जब आपकी हार्ट आर्टरीज ब्लॉक है तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। इस वजह से कहते हैं कि जो सैचुरेटेड फैट है उसकी कंजम्पशन कम करें, अनसैचुरेटेड फैट की कंजम्पशन ज्यादा करें। अनसैचुरेटेड फैट किसमें प्रेजेंट होता है? ऑयल्स में। ऑयल्स थोड़ी अच्छी क्वालिटी का, जिस तरह जैतून का तेल हम यूज करते हैं, ठीक है, तो ऑयल की कंजम्पशन किया करें, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट है। अनसैचुरेटेड फैट आपके माइंड के लिए और आपके हार्ट के लिए अच्छा है, हेल्दी है। अब अनसैचुरेटेड फैट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों में प्रेजेंट होता है। आप वॉलनट्स का यूज करते हैं, अखरोट का, बादाम का, मूंगफली का, ठीक है, इसके अंदर सबके अंदर क्या है? अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट है, जो कि आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए हेल्दी होता है। इसके अंदर ओमेगा 3 भी प्रेजेंट होता है। जो सैचुरेटेड फैट है जो घी के अंदर है, वो आपके हार्ट के आर्टरीज को ब्लॉक करता है, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं कि दिल की शरियानें बंद हो गई हैं तो उसको हार्ट अटैक हो गया। ठीक, और ये होता भी मोस्टली सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में जब घी आप कंज्यूम करेंगे तो अंदर जाके जम जाएगा, और हम पानी इतना इस्तेमाल नहीं करते। जब पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, घी अंदर जाके जमेगा तो हमारी हार्ट की आर्टरीज, हार्ट के जो वॉल्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे, वो उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो वो ब्लॉक को ओपन करने के लिए क्या है? अनसैचुरेटेड फैट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। फैटी एसिड के अंदर सिर्फ आपने ये चीजें याद करनी है। ठीक है, इसके अलावा सोर्सेज उसके कौन कौन से हैं ये एक दफा देख लीजिएगा। मिलते हैं बायोकेमिस्ट्री 03 के अंदर, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज।